Hello and welcome back students. I hope that you all are doing good and studying at home. So students, in the previous lecture we have studied about the properties of plasma membrane. ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और साथ में हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था और साथ में ट्रांसपोर्ट पढ़ा था अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी हैव स्टडीड अबाउट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अलॉन्ग विद दिस वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट दी बल्क ट्रांसपोर्ट दैट इंक्लूड्स एंडोसाइटोसिस एज वेल एज एक्सोसाइटोसिस. सो आज इस लेक्चर में बच्चों हम साइटोप्लाज्म स्टार्ट करेंगे और साथ में ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से स्टडी कर लिया है. आज इस लेक्चर में हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, क्वेश्चन 1 है, डिपेंडिंग अपॉन द डैश मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल. अब देखिए, हमने टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स पढ़े थे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं इन मोज़ैक पैटर्न. कुछ फॉस्फोलेयर में एम्बेडेड होंगे और कुछ उसकी आउटर सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं. तो अब उन्हें हमने क्लासिफाई किया था इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन. तो ये क्लासिफिकेशन बच्चों किस बेसिस पे दिया गया था? देखिए, ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहले साइज, देन सेडिमेंटेशन रेट, जिस रेट पे वो सेडिमेंट होते हैं, देन थर्ड वन इज ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड फोर्थ वन इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन. तो ये जो डिफरेंशिएशन है प्रोटीन का इनटू इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन, ये किस बेसिस पे दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है. अब देखिए, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं. देखिए, सपोज दिस इज दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो अब कुछ प्रोटीन्स तो क्या होंगे, इस बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होंगे, मोज़ैक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं ये. ठीक है, कुछ टोटली बरीड होते हैं, कुछ पार्शियली बरीड होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, आउटर सरफेसेस पे, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. तो वो आउटर पेरीफेरी भी हो सकती है, इनर भी हो सकती है. तो अब देखिए, इनमें से किन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है, जो आउटर सरफेसेस पे है या फिर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है. ठीक है, तो इनमें से किसको एक्सट्रैक्ट करना इजी है? इन आउटर सरफेसेस वाले प्रोटीन्स को. इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं. तो इन पेरीफेरल प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना इजी है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से. ठीक है, जबकि ये जो एम्बेडेड प्रोटीन्स है इनको एक्सट्रैक्ट करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. जो प्रोटीन्स हैं वो टू डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स. इंटीग्रल को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं और पेरिफेरल को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. क्योंकि इसके अलावा हमने जो दो मॉडल्स पढ़े थे बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल, उसमें तो प्रोटीन और लिपिड दोनों की क्या थी, डिस्टिंक्ट लेयर प्रेजेंट थी. प्रोटीन अलग लेयर में प्रेजेंट थे, वो फॉस्फोलिपिड लेयर में प्रेजेंट नहीं थे. ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मोज़ैक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं. कुछ एम्बेडेड होते हैं लिपिड लेयर के अंदर और कुछ आउटर सरफेसेस पे हैं. तो जो एम्बेडेड है उनके लिए टर्म लेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, और जो आउटर सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज में लेते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. तो ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच. ठीक है, तो आपको इसमें से मिसमैच बताना है. सबसे पहले देखिए, एल्गी में गैलेक्टेंस एंड मैनस. तो ये किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. ठीक है, हम सेल वॉल के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं. तो देखिए, जो एल्गी है उसके केस में सेल वॉल में गैलेक्टेंस मिलते हैं. दीज आर दी पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ गैलेक्टोज, एंड मैनस मिलते हैं जो किससे बने होते हैं, मैनोज शुगर से बने होते हैं. तो ये तो प्रॉपर्ली मैच्ड है, करेक्ट है, जबकि आपको क्या बताना है, मिसमैच बताना है. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. इन केस ऑफ फंजाई सेल्यूलोज गिवन है. तो फंजाई की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है क्या? नो. फंगस के केस में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है. ये दोनों ही पॉलीसैकेराइड है, बट प्लांट्स में क्या मिलेगा, सेल वॉल में सेल्यूलोज. बट इन केस ऑफ फंगस क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है. तो ये मिसमैच्ड है. ठीक है, देन डाइनोफ्लैजेलेट्स आते हैं अंडर द ग्रुप प्रोटिस्टा. यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स की. तो ये भी करेक्ट है. अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और इनमें जो सेल वॉल है उसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन में पेप्टाइड है, दैट इज अमीनो एसिड मिलेंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है, और ग्लाइकन मतलब शुगर प्रेजेंट होगी. तो ये भी प्रॉपर्ली मैच्ड है. ठीक है, तो कौन सा मिसमैच है यहाँ पे? सिर्फ फंगस वाला, ऑप्शन नंबर 2. फंजाई के केस में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की बनी नहीं होती. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड ए बी सी डी एंड ई इन द डायग्राम सेल मेम्ब्रेन बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 7 गिवन अलोंग विद कंपोनेंट्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स गिवन है तो आपको प्रॉपर्ली इससे मैच करना है डायग्राम से. ये कुछ लेबल्ड हैं पार्ट्स ए बी सी डी एंड ई, तो आपको इन कंपोनेंट से मैच करना है कौन सा प्रॉपर्ली मैच होता है. ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है? शुगर, प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड एक्सटर्नल प्रोटीन. तो अब देखिए, हम सबसे पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में ए को दे रखा है 1, दैट इज शुगर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ए क्या हो गया? शुगर हो गया. बी की अगर हम बात करें तो बी क्या है यहाँ पे बच्चों? प्रोटीन है.
ठीक है, जो किसमें एम्बेडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ऐसे ही जो डी है ये भी क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। ठीक है, सी की बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्म को। ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये कैसे पता चल रहा है कि जो ई है वो साइटोप्लाज्म है। आप देखिए जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली साइड पे, और वो हमेशा एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमेशा आउटर सरफेस पे मिलेंगे, कभी भी इनर सरफेस पे नहीं होते, जो कि कहाँ होती है, टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म। और ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में हेल्प करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, हमेशा आउटर सरफेस पे मिलेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें, ए का हमें दे रखा है 1, दैट इज शुगर, तो ये चीज तो करेक्ट है। देन बी दैट इज 2, प्रोटीन, बी प्रोटीन है। सी यहाँ पे दे रखा है बच्चों लिपिड बाइलियर, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। देन डी का 4 गिवन है इंटीग्रल प्रोटीन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन ई इज 5 साइटोप्लाज्म। तो आप देखिए हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शुगर को, बी प्रोटीन को, सी इज रिप्रेजेंटिंग दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, डी इंटीग्रल प्रोटीन एंड ई इज रिप्रेजेंटिंग दी साइटोप्लाज्म। तो इस टाइप के बच्चों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको सभी डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। हमने सेल बाउंड्री के बारे में स्टडी कर लिया है, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, फिर उसके नीचे प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बच्चों सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसको एनक्लोज करके रखती है, इट एनक्लोजेस दी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, किसको एनक्लोज करेगी, प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करेगी। एंड प्रोटोप्लाज्म इज दी लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। ठीक है, सेल के अंदर का जो लिविंग मैटर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म किस किस चीज को इंक्लूड कर रहा है, साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है दिस इज दी हेडक्वार्टर ऑफ सेल, ये सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, Now what is cytoplasm? It is the part of cell present between the nucleus and cell membrane. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पार्ट प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल का हेडक्वार्टर या सेल का ब्रेन बोल सकते हैं आप। तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है दैट पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, इसमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, हाइलोप्लाज्म दैट इज द लिक्विड मैट्रिक्स। जो लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जो लिक्विड मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज हाइलोप्लाज्म, या फिर हम साइटोसोल टर्म भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसके लिए हम क्या टर्म यूज में लेंगे, ट्रोफोप्लाज्म यूज में लेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स में कुछ क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड सम आर दी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये जो ट्रोफोप्लाज्म है ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स को। अब देखिए ये दोनों ही टर्म क्या है, ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें, दीज आर दी मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है मतलब इनमें बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता रहता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हम 2 टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उसमें 2 चीजें आ रही हैं, कैटाबॉलिज्म या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो 2 टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब देखिए कैटाबॉलिक के टाइम पे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यूरिंग दी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, और ब्रेकडाउन के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी गेट रिलीज्ड, राइट। जैसे हम बोलते हैं हम फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, तो वो ब्रेकडाउन क्या हो गया, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, और उसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, न्यू कंपाउंड्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अकर, तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया, एक टाइप की एनाबॉलिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब भी कोई चीज बन रही है, आप ऐसे याद रखिए, अगर कोई चीज बनानी है तो बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, तो बहुत इनपुट डालना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज बन रही है तो उसमें क्या डालना है, एनर्जी का इनपुट डालना है। तो वो कैसी हो गई, रिएक्शंस एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो गई, एनाबॉलिज्म टर्म यूज में लेंगे हम उसके लिए। और जब भी कोई चीज ब्रेक होती है तो जो एनर्जी उसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट, तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो मेटाबॉलिज्म है बच्चों, उसमें 2 चीजें आ रही हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के टाइम पे ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। जैसे आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में
फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, एक टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। क्लोरोप्लास्ट में फूड का सिंथेसिस हो रहा है, ये टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं बच्चों, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। तो ये ट्रोफोप्लाज्म का पार्ट है, ऑर्गेनल्स जो कैसे हैं, लिविंग स्ट्रक्चर है। अब जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है उनके लिए हम क्या टर्म यूज में लेंगे, इंक्लूजन बॉडीज और सेल इंक्लूजन, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, उन्हें हम सेल इंक्लूजन या इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। लाइक जो रिजर्व मटेरियल होते हैं, जैसे सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स स्टोर होते हैं, तो वो क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज बोलेंगे, राइट। ऐसे ही प्लांट सेल्स की बात करें तो उनमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर होते हैं, लाइक एल्कलॉइड्स हैं, गम्स हैं, रेजिन्स हैं, तो ये सभी नॉन लिविंग है। तो ये सभी किसका पार्ट हो गए, इंक्लूजन बॉडीज का। और जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो किसका पार्ट है, ऑर्गेनल्स का। तो आप देखिए यहाँ पे बच्चों, ये एक सेल है, सेल में हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करें, दिस इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोसोल, और वी कैन से द हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोफोप्लाज्म। तो ट्रोफोप्लाज्म में अब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द ऑर्गेनल्स। तो आप देखिए कितने सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, विक्यूल है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन सभी के बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखिए ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडो टर्म का मतलब होता है इनसाइड, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, विच इंक्लूड्स मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इट इंक्लूड्स मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. तो इसके अंदर हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये इनके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सभी मिलकर काम करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये बाकी के जो कंपोनेंट्स है ये अलग से वर्क कर रहे हैं अपना अपना, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप ये सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस सेल के अंदर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, ये मिलकर बहुत, ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और टू और आउटसाइड द सेल, इवन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें आने वाले ऑर्गेनल्स, ये 4 ऑर्गेनल्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, पहले हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईआर के बारे में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये टर्म पॉटर ने दिया था और डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है पॉटर एंड थॉमसन को, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर इस टर्म का मतलब हम देखें, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले आ रहा है एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक टर्म का मतलब है विद इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसका मतलब है विद इन दी साइटोप्लाज्म। एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, नेट लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या टर्म यूज में ले रहे हैं, रेटिकुलम टर्म यूज में ले रहे हैं, मींस नेट। तो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारा मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, और ये इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है कि कुछ यूकैरियोटिक या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स में इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट आर फाउंड इन दोज यूकैरियोटिक सेल। मतलब बहुत सारी ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स है जिनमें मिलने वाली मेम्ब्रेन्स का 50% कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है ये मेम्ब्रेन्स का, राइट। It is a network of or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm। और ये जो membranous structures हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में scattered रहता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कितने सारी जो membranes आपको दिख रही हैं, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सारा एक्सटेंसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जो क्या फॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म कर रहा है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेटवर्क है बहुत सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ईआर के केस में मिल रहे हैं, देखिए सबसे पहले आते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, दीज आर लॉन्ग फ्लैटन्ड एंड अनब्रांच यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स, ठीक है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैटन्ड सेक्स होते हैं, ठीक है, विच आर अरेंज्ड इन स्टैक, स्टैक की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं लाइक दिस।
दीज आर नोन एज सिस्टर्नी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस्टर्नी है और ये जो आपको यहाँ पे इसकी सरफेस ऐसी रफ रफ दिख रही है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अभी बात करेंगे इसके बारे में। देन वेसिकल्स की अगर हम बात करें, दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो वेसिकल्स होते हैं बच्चों, ये क्या है, ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनकी हेल्प से जो मटीरियल है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, देन ट्यूब्यूल्स, दीज आर इरेगुलर ऑफन ब्रांच्ड ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। दीज ट्यूब्यूल्स में बी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर हो सकता है जो सिस्टर्नी है उसके साथ में एसोसिएटेड फॉर्म में मिले। ठीक है, तो ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो किसमें मिल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कुछ टर्म्स आप गोल्जी के केस में भी पढ़ेंगे, बट गोल्जी एंड ईआर दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज लाइक द गोल्जी बॉडी, बट इन ईआर सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म एंड दिस डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो कंपोनेंट्स है ये आइसोलेटेड है साइटोप्लाज्म में, ये मिलकर कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के केस में होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवलप है वहां से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इसके साथ कंटिन्यूएशन में है। The space between the membranes of nuclear envelope is in continuation with the lumen of endoplasmic reticulum. ये जो endoplasmic reticulum है, ये intracellular space two distinct compartments में divide करता है। ER divide the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal, that is the cytoplasm. तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा फैला हुआ है, एक्सटेंडेड है, कि ये पूरा का पूरा जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है जो उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब उसमें आप देख सकते हैं, एक तो हो गया ल्यूमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो उसके बाहर है, दैट इज दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जो ईआर है ये टू डिफरेंट टाइप्स का होता है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और रफ अपीयरेंस की वजह से हम इसे ग्रैनुलर भी बोल रहे हैं। ये कैसी होती है, ग्रैनुलर होती है अपीयरेंस में। यहाँ देखिए आप, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये कैसी दिखती है, ग्रैनुलर दिखती है, दिस इज ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज दी स्मूथ, क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसा है, स्मूथ है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसे हम ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। तो आप देखिए ये कैसी है, इसकी सरफेस स्मूथ है, दिस इज ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर टू डिफरेंट टाइप का है, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आप स्टार्ट करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब देखिए रफ क्यों है ये, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलर ईआर भी बोल रहे हैं। ग्रैनुलर अपीयरेंस किसकी वजह से है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। और यहाँ पे राइबोसोम्स कौन से मिलते हैं, एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के टाइम पे बताया था, ये जो एस है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बेसिस पे हमने पढ़े थे 70S एंड 80S। 70S मिलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और 80S राइबोसोम्स मिल रहे हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, तो आप देखिए जो 80S राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट मिलती है, और 80S के केस में मिलेगी बच्चों 2 सब यूनिट्स मिलती है, 60S एंड 40S। तो जो लार्ज सब यूनिट है 80S राइबोसोम की वो होती है 60S, और जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज 40S। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और कौन से टाइप के राइबोसोम्स मिल रहे हैं, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ आरईआर राइबोफोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड 2, दीज आर द टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन जिससे क्या अटैच्ड है, शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज में लेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड दिस राइबोफोरिन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरईआर। ठीक है, ये जो राइबोफोरिन्स हैं इनकी हेल्प से क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं आरईआर से। और राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट अटैच होती है राइबोफोरिन से, लार्ज सब यूनिट। आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में ये राइबोसोम है 80S राइबोसोम, ये इसकी लार्ज सब यूनिट है, एंड दिस वन इज दी स्मॉलर सब यूनिट। अब जो आरईआर है इसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, राइबोफोरिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर दी राइबोफोरिन्स। तो इन राइबोफोरिन्स की हेल्प से ये जो राइबोसोम है इसकी लार्ज सब यूनिट कनेक्टेड रहती है आरईआर से, और ये राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, and this RER is mainly composed of cisternae and vesicles। तो हमने 3 कंपोनेंट्स अभी देखे थे बच्चों, cisternae, tubules and vesicles। तो RER के केस में ज्यादा क्या मिलेंगे, cisternae मिलेंगे, ठीक है, और vesicles प्रेजेंट होते हैं। and it abundantly occurs in cells which are actively engaged in protein synthesis and secretion। अब देखिए ये जो RER है इस पे मिलते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे ये जो RER इसका फंक्शन क्या हो गया, ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अभी जो प्रोटीन बना रही है,
ठीक है। या तो ये प्रोटीन किसके लिए होते हैं, लाइसोसोम के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करती है, या फिर सेल मेम्ब्रेन के लिए बनाती है, या फिर सेल सिक्रीशन के लिए, मतलब सेल के बाहर भेजने होते हैं। तो आरईआर पे प्रेजेंट राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहे हैं वो क्या काम में आ रहे हैं, या तो लाइसोसोम फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में यूज में आते हैं, या फिर सेल सिक्रीशन में। ठीक है, सेल सिक्रीशन मतलब इन्हें सेल के बाहर भेजना होता है, सेल बाहर इन्हें सिक्रीट करती है। ठीक है, तो जो आरईआर है वो ज्यादा किन सेल्स में मिलेगी, ऐसी सेल्स जो ज्यादातर क्या काम कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा इंगेज्ड है, वहां पे क्या मिलेगी, आरईआर अबंडेंट होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, abundantly occurs in cells which are actively engaged in protein synthesis। किसमें engaged है, प्रोटीन सिंथेसिस में engaged है, राइट। और सिक्रीशन, ठीक है, सेल सिक्रीशन भी हो रहा है, सेल बाहर रिलीज कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल लिवर। अब देखिए बच्चों, जो लिवर है वो बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स बनाता है, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स बनाता है। तो एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। तो लिवर में क्या मिलेगी, बहुत सारी आरईआर मिलेगी ताकि ये प्रॉपर्ली प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो आप देखिए पेनक्रियाज में भी बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं। पेनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम बनाती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा पेनक्रियाज से हार्मोन्स भी बनते हैं। आप सभी ने इंसुलिन का नाम सुना होगा, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो वो भी क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर का है। तो उस इंसुलिन का सिंथेसिस कौन कर रही है, पेनक्रियाज कर रही है। तो प्रोटीन बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, बहुत सारा आरईआर चाहिए। ऐसे ही गॉबलेट सेल की बात करें, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, तो इसमें भी बहुत सारा आरईआर मिलता है। तो आरईआर का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जो प्रोटीन बना रही है, कुछ प्रोटीन लाइसोसोम में रिक्वायर्ड होते हैं। लाइसोसोम में बहुत सारे जो एंजाइम्स है वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। नेचर प्रोटीनेशियस होता है। तो बन कहाँ रहे हैं, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ईआर पे सिंथेसिस हो रहा है, आरईआर पे सिंथेसिस हो रहा है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है उनका सिंथेसिस भी कहाँ होता है, आरईआर पे होता है। और कई बार सेल बाहर सिक्रीट करती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया पेनक्रियाज है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो पेनक्रियाज की सेल है वो एंजाइम बना के सिक्रीट कर रही है, बाहर रिलीज कर रही है, इंसुलिन बना के बाहर सिक्रीट कर रही है। तो उसमें भी कौन हेल्पफुल है, आरईआर, क्योंकि जो प्रोटीन है जो सेल के बाहर सिक्रीट हो रहे हैं उनका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, आरईआर पे होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बन रहे हैं यहाँ पे उनके अलग अलग रोल है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहे हैं, राइबोसोम कर रहे हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन दी एंड आरईआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम किसकी हेल्प से बाइंड होते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड 2, ये टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि ईआर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दैट दिस आरईआर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। ठीक है, तो ये आरईआर क्लियर है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये कैसी है, ए ग्रैन्युलर है, राइट। अब देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, साथ में राइबोफोरिन 1 एंड 2, ठीक है, जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जिनकी हेल्प से राइबोसोम बाइंड होता है मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये एसईआर के केस में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। जो आरईआर थी मेनली सिस्टरने से बनी थी, यहाँ पे मेनली क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं एंड वेसिकल्स हैं। एंड इट अबंडेंटली अकर्स इन सेल्स कंसर्न्ड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो जो सेल्स किस में इन्वॉल्व होती हैं, ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में। मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजन का बनना, उसका ब्रेकडाउन होना, लिपिड फॉर्मेशन। तो जो सेल्स इन फंक्शंस में इन्वॉल्व है उसमें बहुत सारा एसईआर मिलता है, क्योंकि जो एसईआर है इट इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इट इज कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चों, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। और हमारा स्टोर्ड फूड भी है, जैसे कि प्लांट्स के केस में स्टार्च होता है, वैसे ही एनिमल्स के केस में क्या मिलता है, ग्लाइकोजन। हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन मिलेगा एज अ स्टोर्ड फूड, रिजर्व मटेरियल है। ठीक है, तो जिन सेल्स में, जो भी सेल्स ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है, उसमें जो एसईआर है वो अबंडेंट मिलता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर। अब देखिए जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, एसईआर पे होता है। ठीक है, तो जो भी सेल्स स्टेरॉइडल हार्मोन के सिंथेसिस से कंसर्न होगी तो उसमें क्या मिलेगा, बहुत सारा एसईआर मिलेगा। अब कुछ सेल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये फैट स्टोर करके रखता है। तो अभी हमने बोला लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो एडिपोज टिश्यू में बहुत सारी क्या मिलेंगी, उनकी सेल्स में एसईआर अबंडेंट होंगी। ठीक है, ऐसे इंटरस्टिशियल सेल्स की अगर हम बात करें, अब देखिए ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस है, वहाँ पे ये सेल्स टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करती है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और एक ऐसा होता है स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइडल नेचर का होता है, तो उसका सिंथेसिस कौन करेगी, एसईआर। तो वहाँ पे भी एसईआर इंटरस्टिशियल सेल्स के केस में अबंडेंट होगी। देन मसल्स में भी क्या होता है बच्चों, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो यहाँ भी एसईआर अबंडेंट होगी। ऐसे ही ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स भी ग्लाइकोजन स्टोर करके रखती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एसईआर अबंडेंट मिलेगी। एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स, देखिए एड्रीनल एक ग्लैंड होता है जो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इसका एक पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, लाइक फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। तो इनको बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एसईआर की। तो ऐसी सेल्स में क्या होगा, जो भी ग्लाइकोजन या लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, फैट सिंथेसिस हो रहा है या डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, एसईआर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो भी सेल इन फंक्शन से रिलेटेड होंगी उनमें एसईआर अबंडेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, 2 डिफरेंट टाइप की ईआर, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स।